आज का जो टॉपिक है वो है हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लेटिलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करवाएं और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करें। अब इसका जो पहला स्टेप होता है वो है आर्ट्रियोलर वेसोकंस्ट्रिक्शन। आर्ट्रियोलर वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि जो वेसल्स हैं वो नैरो हो जाएंगी और जहाँ पे ये देखें जहाँ पे इंजरी हुई है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे इंजरी हुई है, वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर ये जो मैंने आउटलाइन बनाई है ये है स्मूथ मसल, आर्ट्रियोल का स्मूथ मसल, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन और अंदर ये जो है ये है एंडोथीलियम। अब क्या होगा, फर्ज करें यहाँ पे हो गई है इंजरी, ये है वेस्कुलर इंजरी की साइट। अब दो मैकेनिज्म होते हैं जिससे आर्ट्रियोलर वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है। एक तो न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म है। न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि मैसिव डिस्चार्ज होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जिसकी वजह से वेसल्स नैरो हो जाती हैं और जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी वो रिड्यूस हो जाता है। एक तो ये है। दूसरा होता है कि एक एंडोथीलियम डिराइव्ड वेसोकंस्ट्रिक्टर रिलीज होता है, उसको कहते हैं, यहाँ से एक एंडोथीलियम डिराइव्ड वेसोकंस्ट्रिक्टर रिलीज होता है जिसका नाम है एंडोथेलिन। ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो दो मैकेनिज्म है आर्ट्रियोलर वेसोकंस्ट्रिक्शन के। अब अगर यहाँ तक भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई तो हम फर्दर एक दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे जिसको कहते हैं प्राइमरी हेमोस्टेसिस। प्राइमरी हेमोस्टेसिस। अब प्राइमरी हेमोस्टेसिस में क्या होगा कि इसमें अब प्लेटिलेट प्लग की फॉर्मेशन होगी। पहले क्या होता है कि फर्ज करेंगे प्लेटिलेट्स हैं, ठीक है। अब पहले जो एंडोथीलियम है उसकी डिसरप्शन होगी। अब यहाँ पे ये साइट ऑफ इंजरी है, यहाँ से डिसरप्ट हुआ एंडोथीलियम। अब एक फैक्टर रिलीज होता है, सब एंडोथीलियल फैक्टर, जिसको वॉन विलीब्रॉन फैक्टर कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे उसको डिनोट करूँ, यहाँ से एक फैक्टर जिसको वॉन विलीब्रॉन फैक्टर कहते हैं, ये एक सब एंडोथीलियल फैक्टर है। जैसे ही ये रिलीज होगा तो ये इन प्लेटिलेट्स की एडहेरेंस करवाएगा टू द साइट ऑफ इंजरी। तो ये क्या करवाएगा, प्लेटिलेट एडेशन करवाएगा टू द साइट ऑफ द इंजरी। अब प्लेटिलेट एग्रीगेशन के बाद या एडेशन के बाद जो कि इस फैक्टर ने करवाई, अब क्या होगा कि प्लेटिलेट्स के शेप में एक चेंज आता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डिस्क शेप्ड प्लेटिलेट्स हैं, अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्लेट फ्लेट लाइक शेप में। अब ये क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं प्लेट फ्लेट लाइक शेप में? क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे ग्रेन्यूल रिलीज होते हैं। अब उन ग्रेन्यूल में होता क्या है, बेसिकली इन ग्रेन्यूल में प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे एडीपी हो गया, थ्रोम्बोएक्सिन A2 हो गया, ये प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर। अब ये प्रोडक्ट्स क्या करेंगी कि ये एडिशनल प्लेटिलेट्स को यहाँ पे एग्रीगेट करवाएंगी ताकि प्लेटिलेट प्लग की फॉर्मेशन हो सके। और ये जो प्लेटिलेट प्लग यहाँ पे इस स्टेज पे बनेगा उसको कहेंगे प्राइमरी हेमोस्टेटिक प्लग। ये जो प्रोडक्ट्स रिलीज हुई हैं ये प्रोडक्ट्स फर्दर रिक्रूटमेंट करवाएंगी। इसका मतलब ये होता है कि ये एडिशनल प्लेटिलेट्स को यहाँ पे
एग्रीगेट करेंगी ताकि प्राइमरी हेमोस्टैटिक प्लग की फॉर्मेशन हो सके। अब तीसरा स्टेप जो होता है उसका मेन मोटिव होता है टू डिपॉजिट द फिब्रिन, उसको कहते हैं सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। अब सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में ये यहाँ पे ऑलरेडी हमने प्लेटीलेट्स का है कि ये प्लेट फ्लैट लाइक हो जाते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ग्रेन्यूल्स रिलीज हो, ताकि उन ग्रेन्यूल्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो फर्दर एडिशन करवा सकें, एग्रीगेशन करवा सकें प्लेटीलेट्स की। अब ये हैं प्लेटीलेट्स। एक ये जो वेसल वॉल है सब स्मूथ मसल सेल्स की या फिब्रोब्लास्ट सेल्स की, यहाँ से एक मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोकोगुलेंट रिलीज होगा जिसको कह रहे हैं टिश्यू फैक्टर। ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोकोगुलेंट होता है जो कि स्मूथ मसल या फिब्रोब्लास्ट सेल्स की वेसल वॉल से रिलीज होता है या सब इंडोथेलियल सेल से। अब ये टिश्यू फैक्टर क्या करेगा, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये टिश्यू फैक्टर बाइंड करता है विद द फैक्टर 7 जो कि कोगुलेशन फैक्टर होता है। अब ये बाइंड इसलिए कर रहा है ताकि ये जनरेट करे थ्रोम्बिन को। अब जैसे ही थ्रोम्बिन जनरेट होगा तो फिब्रिनोजिन जो है उसकी क्लीवेज होगी इनटू दी फिब्रिन, यहाँ पे बन गया फिब्रिन। अब ये जो फिब्रिन है यहाँ पे अपना एक मैशवर्क बनाएगा और ये फर्दर जो है एडिशनल प्लेटीलेट एग्रीगेशन करवाएगा टू द साइट ऑफ इंजरी। ये जो साइट ऑफ इंजरी है यहाँ से, अब यहाँ पे और ज़्यादा प्लेटीलेट्स एग्रीगेशन होगी। ये फर्ज कर दें इनके अंदर जो है ये फिब्रिन मैशवर्क है। तो मैंने क्या कहा कि सब इंडोथेलियल सेल्स क्या करेंगे, टिश्यू फैक्टर को रिलीज करेंगे। वो टिश्यू फैक्टर फैक्टर 7 के साथ बाइंड होके थ्रोम्बिन को जनरेट करेगा। उसके बाद थ्रोम्बिन इस फिब्रिनोजिन को क्लीव कर देगा फिब्रिन के अंदर। ये फिब्रिन डिपॉजिट होके और भी प्लेटीलेट्स को एग्रीगेट करवाएंगे और यहाँ पे ये बन जाएगा सेकेंडरी हेमोस्टैटिक प्लग। अब जो थर्ड स्टेप फोर्थ होता है वो है क्लॉट स्टेबलाइजेशन एंड रीजॉर्प्शन। अब जो है वो क्लॉटिंग ऑलमोस्ट हो गई है, पॉलीमराइज्ड फिब्रिन आ गया और उसके साथ ही साथ प्लेटीलेट्स की एग्रीगेशन हो गई, तो क्लॉट जो है वो स्टेबलाइज हो चुका है, एक सॉलिड परमानेंट क्लॉट बन चुका है। यहाँ पे अगर बनाएं हम तो ये प्लेटीलेट्स की एग्रीगेशन, उसके साथ ही साथ पॉलीमराइज्ड फिब्रिन, ये इसके अंदर जो है ये पॉलीमराइज्ड फिब्रिन है, ये आ चुके हैं। अब इनके अंदर अगर हम बनाएं, ये इंट्रैप्ड ब्लड सेल्स हैं, पॉलीमराइज्ड फिब्रिन आ गया, यहाँ से न्यूट्रोफिल्स आ गए। तो एक ये क्या है, पॉलीमराइज्ड फिब्रिन है, प्लेटीलेट एग्रीगेशन है, इसका मतलब कि क्लॉट जो है वो स्टेबल हो चुका है। अब क्लॉट को हमें यहाँ से रीजॉर्ब करवाना है। कैसे कि यहाँ पे इस स्टेज पे क्या होगा कि एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, यानी यहाँ पे इन सब जो भी ऊपर मैकेनिज्म हुआ है उसका काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा। अब ये किस लिए है, ये रेगुलेट करेगा कि जो फर्दर क्लॉटिंग है वो नहीं हो, क्योंकि अब क्लॉट परमानेंट बन चुका है, अब हमें ज़्यादा नीड नहीं है क्लॉटिंग की। तो इसको लिमिट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिलीज होगा और ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है ये लिमिट करेगा क्लॉटिंग को टू द साइट ऑफ इंजरी। इसके साथ ही साथ थ्रोम्बोमोड्यूलिन भी होता है, थ्रोम्बोमोड्यूलिन ये भी लिमिट करता है। तो ये दोनों
रिलीज होके लिमिट करते हैं कोगुलेशन रिएक्शन को, ताकि फर्दर कोगुलेशन ना हो और टिश्यू जो है वो रिपेयर होना शुरू हो जाए।